हेलो एवरीवन। एम लक्ष्मीकांत की क्वेश्चन सीरीज में अपने पिलर नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना लास्ट एंड फाइनल पिलर है पिलर नंबर 6। इसके बाद प्री का सारा जितने भी क्वेश्चंस करने थे अपन को एम लक्ष्मीकांत के, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे इस पिलर में। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या क्या कर लिया है भाई? अपन ने ये सारे पिलर नंबर 1, 2, 3, 4 में कर चुके हैं, 5th में कर चुके हैं, लगभग 49 चैप्टर तक। अब अपन को क्या करना है, 49 चैप्टर के आगे की क्वेश्चन। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड होंगे वो देख लेते हैं अपन। देखो यहाँ तक हो चुका था, 50 तक हो चुका था। अब स्टार्ट करना है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और ये सेंट्रल विलेज कमीशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल व लोकायुक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण। यहाँ तक का पूरा सिलेबस अपन को कंप्लीट करना है पिलर नंबर 6 में, और ये मोस्ट ऑफ सारे के सारे चैप्टर्स हो जाएंगे एम लक्ष्मीकांत के प्री रिगार्डिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रॉपर देख लो भाई, कौन कौन से टॉपिक हैं इस पिलर नंबर 6 के अंदर। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक और भारत के महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता, संवैधानिक विधि की संरचना, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल एवं लोकायुक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, भारतीय विधिक परिषद और भारत का विधि आयोग और भारत का परिसीमन आयोग। और इसके जस्ट बाद अपन लगाएंगे मिनी टेस्ट 6th, जो पिलर नंबर 6 का रहेगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि भाई कौन सा सही है। भाई CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, यस। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर नहीं रहता है, हाँ भाई। और यह अपने पद को छोड़ने के बाद अन्य पद चाहे भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो ग्रहण नहीं कर सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण करता है, ये स्टेटमेंट भी लगभग सही है। 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है देखते हैं अपन इसको, है ना, थोड़ा प्रॉपर वे में। भारत के संविधान आर्टिकल 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा गया है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य व केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यभार संभालने से पहले यह राष्ट्रपति के सम्मुख निम्नलिखित शपथ या प्रतिज्ञान लेता है, अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। सम्यक प्रकार से श्रद्धा पूर्वक या तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्य का भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना पालन करेगा। संविधान की विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो की आयु तक होता है। इससे पहले वह राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, दूसरे त्यागपत्र भेज सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी तरह हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार व अयोग्यता पर प्रस्ताव पास कर उसे हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। इसे कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लेखित कार्यवाही के जरिए ही हटाया जा सकता है। इस तरह वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर नहीं रहता, यद्यपि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है, अतः सेकंड स्टेटमेंट सही है। वह अपना पद छोड़ने के बाद
किसी अन्य पद चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का ग्रहण नहीं कर सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। इसका वेतन व अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। इसके वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा। भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों पर विहित की जाएं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन है भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अतः इन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है। आर्टिकल 279 में लिखा हुआ है उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। शुद्ध आगमों का अर्थ है कर या शुल्क की प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित न हो। अतः फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। इसे लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। कैग लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ये कैग हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर आता है भारत का महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यस। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। यस। लोकसभा में बोल सकता है। हाँ भाई। लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता लेकिन, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। बाकी 1, 2, 3 दोनों सही हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। योग्यता जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु आवश्यक होती है, जैसे भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव या राष्ट्रपति के अनुसार वह न्यायिक मामलों के योग्य व्यक्ति हो। महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। लोकसभा में अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, संसद का मतदान का अधिकार महान्यायवादी का नहीं होता है क्योंकि मताधिकार चुने हुए सदस्य ही प्रयोग कर सकते हैं। महान्यायवादी भारत के किसी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। इसलिए यह भारत सरकार की ओर से भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये स्टेटमेंट तो सही है भाई। राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। यार ये इसमें चेंज हो सकता है आराम से, तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है शायद PYQs, तो मुश्किल है। इसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। बात बिल्कुल सही है। वह त्याग पत्र तब देता है जब सरकार त्याग पत्र देती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर 1, 3, 4 होना चाहिए। 2 गलत है भाई। संविधान के आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकंड गलत है। संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का वर्णन भी नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। इसका तात्पर्य है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर कार्य मुक्त हो सकता है। सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है, पुनर्स्थापित होती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है। संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्ते को भी निश्चित नहीं किया गया है। उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपना नीति आयोग। नीति आयोग का गठन किनके द्वारा किया गया भाई? संसद के द्वारा एक कानून से या राष्ट्रपति के द्वारा प्रख्यापित एक अध्यादेश से या फिर केंद्र सरकार के प्रस्ताव द्वारा या आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन द्वारा। तो भाई ये किया गया है केंद्र सरकार के प्रस्ताव द्वारा। नीति आयोग भारत सरकार के कार्यकालीन संकल्प मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा सृजित एक निकाय है। तो थर्ड स्टेटमेंट सी स्टेटमेंट सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सहकारी संघवाद के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक है? नीति आयोग, जीएसटी, अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये तीनों की तीनों ही संस्थाएं इसमें इंक्लूडेड हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। सहकारी संघवाद ग्रीनविल ऑस्टिन द्वारा दी गए और केंद्र एवं राज्यों द्वारा राष्ट्रीय विकास के एजेंडे पर संयुक्त रूप से एकाग्र होना और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ राज्यों के दृष्टिकोण की पैरवी व अनुशंसा करना। सहकारी संघवाद के उदाहरण 7वीं अनुसूची, अखिल भारतीय सेवाएं और आर्टिकल 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख व न्यायिक कार्यवाहियां और नीति आयोग, ये सारे के सारे सहकारी संघवाद के उदाहरण हैं। डी स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक निकाय है। यह निदेशकीय और नीतिगत सहयोग प्रदान करता है। यह सहयोगात्मक व शीर्ष के आधार पर दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो सेकंड और थर्ड इसमें स्टेटमेंट सही है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में इसकी स्थापना की गई। नीति आयोग गैर वैधानिक निकाय है। याद रखना, गैर वैधानिक निकाय है क्योंकि यह संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं है। यह भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा सृजित निकाय है। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का थिंक टैंक है जो निदेशकीय और नीतिगत सहयोग प्रदान करता है, साथ ही तकनीक सलाह भी देता है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। यह सहयोगात्मक और शीर्ष के आधार पर दृष्टिकोण प्रदान करता है। थर्ड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आता है, अटल इनोवेशन मिशन स्थापित किया गया विज्ञान व तकनीक विभाग के अधीन या रोजगार मंत्रालय के अधीन या नीति आयोग के अधीन या फिर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। तो ये भाई नीति आयोग के द्वारा। अटल इनोवेशन मिशन देश में उद्यमिता और नवोन्मेष की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की फेलोशिप पहल है जो नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है। तो सी स्टेटमेंट सही है। अटल इनोवेशन मिशन का प्रभाव अटल टिंकरिंग लैब्स ATL, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स। नेक्स्ट आता है भाई, नीति आयोग की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट मतलब कौन इसमें सम्मिलित होते हैं? तो भाई इसमें प्रधानमंत्री शामिल होता है, लोकसभा का अध्यक्ष ये तो नहीं होता, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, हाँ भाई ये इसमें होते हैं। तो 1 और 3 होते हैं नीति आयोग में। नीति आयोग की संरचना, अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, शासकीय परिषद, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर तथा अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल, क्षेत्रीय परिषद, विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों या उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य, विशेष आमंत्रित प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और तदर्थ सदस्यता अग्रणी अनुसंधान संस्थाओं से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य आते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन से सही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष न्यायिक सेवा से होगा? नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, नहीं। इसमें स्टेटमेंट ओनली 2 सही है। पढ़ते हैं क्यों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक नहीं है भाई, सांविधिक निकाय है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ जिसका नाम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कार्यरत और सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है।
आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तथा जब उनकी उम्र 70 वर्ष हो, जो भी पहले हो का होता है भाई, ये पुनः नियुक्त के लिए पात्र होते हैं। अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों में किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है: यदि वह दिवालिया हो जाए, यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार में संलिप्त होता है, यदि वह मानसिक व शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो, यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और सक्षम न्यायालय ऐसी घोषणा करे, यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी या सजायाफ्ता हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अध्यक्ष तथा किसी सदस्यों को उसके दुराचार व अक्षमता के कारण भी हटा सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति उस विषय को उच्चतम न्यायालय में जांच के लिए सौंपेगा। यदि जांच के उपरांत उच्चतम न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति इन सदस्यों व अध्यक्ष को उनके पद से हटा सकता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन, भत्तों व अन्य शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, परंतु नियुक्ति के उपरांत उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विचार नहीं की जाने वाली शिकायतों की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? घटना के 3 महीने बाद शिकायत करने पर, ये स्टेटमेंट तो गलत है भाई। ऐसे मामलों के संबंध में जो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, सेवा मामलों से संबंधित हो। तो भाई ये 2 और 3 तो शायद सही है, बाकी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता है। ऐसी परिघटनाओं या घटनाओं के संबंध में जो शिकायत करने के 1 वर्ष से ज़्यादा पहले घटित हुई थी, ऐसे मामलों के संबंध में जो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन या लंबित हो, जो सेवा मामलों से संबंधित हो, तुच्छ प्रकृति वाली शिकायत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल में वृद्धि करता है। ऐसा स्टेटमेंट सही हो सकता है क्या? ये तो गलत बात है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत ही है, तो फर्स्ट गलत होते ही आंसर आ ही जाएगा। सेकंड और थर्ड देखो भाई, यह उच्चतम न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विविध पद पर नियुक्त करने के लिए अर्हत है। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य बना दिया है। बात बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के विभिन्न प्रावधान और विशेषताएं निम्न है भाई। इनमें प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति जो कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त होने के लिए अर्हत होगा। आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़कर 2 से 3 कर दी, जिनमें अनिवार्य रूप से एक महिला होगी। उनमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा आयुक्त दिव्यांगजनों के अध्यक्षों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य। अध्यक्षों तथा सदस्यों का कार्यकाल घटाकर 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई ये लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रही है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति समिति में राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और राज्य का गृह मंत्री एवं राज्य विधानमंडल के विपक्ष नेता होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के बताओ अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य पूरा कार्यकाल होने के बाद केंद्र सरकार के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं, परंतु राज्य सरकार के अधीन नहीं। ये स्टेटमेंट तो सेकंड स्टेटमेंट सही लग रहा है मेरे को। नहीं भाई, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं। इस समिति में प्रमुख रूप से राज्य का मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता अन्य सदस्य के रूप में होते हैं। जब राज्य में विधान परिषद भी होती है तो विधान परिषद का अध्यक्ष, विधान परिषद के विपक्ष के नेता भी इस समिति के सदस्य होते हैं। इनके अलावा एक सदस्य के रूप में राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राज्य के उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश को राज्य मानव अधिकार में नियुक्त किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होता है।
दोनों में से जो भी पहले हो तक का होता है भाई। ये पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं और आयोग से कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष व अन्य सदस्य न तो केंद्र सरकार न ही राज्य सरकार के अधीन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आता है भाई केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वो की जाती है भाई केंद्र सरकार द्वारा। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन उनके सेवा काल में उनके वेतन भत्तों और अन्य सेवा शर्तों के में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से गलत हैं ये पूछ रहा है भाई। सूचना आयुक्तों की कुल संख्या 7 है वर्तमान में, बात बिल्कुल सही है। इसे लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने का अधिकार है, ये बात भी है। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर डी। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। आयोग में आरंभ में गठन के समय 5 आयुक्त थे, जिनमें से एक मुख्य सूचना आयुक्त था। वर्तमान में 2019 आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त का अनुभव होना चाहिए। उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीक, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हों तथा वे कोई लाभ का व्यापार व उद्यम भी नहीं करते हों। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार के इस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के पटल पर रखती है। जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, ऐसे कदम उठा सकता है जो इस अधिनियम का अनुपालन निश्चित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान सूचना का अधिकार 2005 के तहत है, बात बिल्कुल सही है। राज्यपाल के द्वारा राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, ये भी सही है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में न केवल केंद्रीय सूचना आयोग अपितु राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का भी प्रावधान है। तदनुसार सभी राज्यों में शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग की स्थापना की है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री, विधानसभा के विपक्ष का नेता एवं मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधियों या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हों तक पद पर बने रह सकते हैं। उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है। राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को निम्न प्रकार से उनके पद से हटाया जा सकता है। यदि वे दिवालिया हो गए हों, यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता की किसी अपराध के संबंध में दोषी करार कर दिया गया हो राज्यपाल की नज़र में, यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों, यदि वे राज्यपाल की नज़र में वे शारीरिक व मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असक्षम हो, वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं जिससे उनका कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती हैं। इनके अलावा राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकते हैं। हालांकि इन मामलों में राज्यपाल मामले को जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं तथा यदि उच्चतम न्यायालय के जांच के उपरांत मामले का सही पाता है तो
वह राज्यपाल को इस बारे में सलाह देता है। इसके उपरांत राज्यपाल अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटा देते हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन उनके सेवा काल में उनके वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति समिति में कौन सा सम्मिलित होते हैं? मुख्यमंत्री, हाँ भाई ये तो होते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष, ये नहीं होते। विधानसभा में विपक्ष का नेता, ये होता है भाई। 1 और 3 होते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में न केवल केंद्रीय सूचना अपितु राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का भी प्रावधान है। तदनुसार सभी राज्यों में शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग की स्थापना की है। इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता व मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त का अनुभव होना चाहिए तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीक, सामाजिक सेवा प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। उन्हें सांसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हों तथा वे कोई लाभ का व्यापार व उद्यम भी नहीं करते हों। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है अपना केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं केंद्रीय अन्वेषण। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही हैं? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम समिति की सिफारिश पर हुआ, बात बिल्कुल सही है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो संसद के प्रति उत्तरदायी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। सीवीसी भ्रष्टाचार को रोकने के पर बनाई गई संथानम समिति 1962 से 64 की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपनी वार्षिक क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी चाहिए। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करते हैं। सीवीसी किसी मंत्रालय या विभाग के नियंत्रण में नहीं है, यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग सांविधिक निकाय है, बात बिल्कुल सही है। इसके वेतन और भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि पर आधारित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संथानम समिति 1962 से 64 की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही होती हैं और सतर्कता आयुक्त की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान, परंतु नियुक्ति के उपरांत उनमें किसी भी प्रकार के अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ते व पेंशन सहित सभी खर्च भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इन पर संसद में मतदान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। तो भाई इसमें स्टेटमेंट ओनली, ये दोनों ही सही हैं यार। इसमें सीबीआई की स्थापना संथानम आयोग की अनुशंसा पर की गई थी, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है भाई। फर्स्ट और सेकंड सही है। सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग ने की थी। यार इसमें फर्स्ट और सेकंड गलत है, ओनली थर्ड सही है यार। भाई पढ़ लेना इनकी थ्योरी ढंग से एक बार। सीबीआई की स्थापना संथानम आयोग की अनुशंसा पर की गई थी, ये स्टेटमेंट गलत है। नहीं, ये स्टेटमेंट सही है, बाकी 1 और 2 गलत हैं। तो सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा
भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग 1962 से 64 ने की थी। सीबीआई की कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, जिसमें लोकसभा के विपक्ष का नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो, की अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक की नियुक्ति करता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन काम करता है भाई? ये करता है कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम। सीबीआई 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा स्थापित हुई थी। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है। उसकी स्थिति वहाँ एक संबद्ध कार्यालय के रूप में रही। बाद में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जो कि निगरानी के मामले को देखता है, का सीबीआई में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीबीआई के निदेशक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अधिनियम सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को शासित करता है। बात बिल्कुल सही है। सीवीसी अधिनियम 2003 के तहत सीबीआई के निदेशक को 2 वर्ष के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लोकपाल व लोकायुक्त एक्ट 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का संशोधन किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति को शासित करता है। सीबीआई निदेशक पुलिस महानिदेशक के रूप में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान सीबीआई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम पारित होने के पश्चात दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं और इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक को 2 वर्षों की कार्य अवधि की सुरक्षा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना लोकपाल व लोकायुक्त। पढ़ते हैं इसके बारे में। लोकपाल संस्था के निर्माण की अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है भाई? तो ये की जाती है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC 1966 से 1970 की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु 2 विशेष प्राधिकारियों लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल की चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा का अध्यक्ष होगा। क्या ये बात बिल्कुल सही है? ये तो सही है। लोकपाल का एक अध्यक्ष और तथा अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें 50% सदस्य न्यायिक सेवा के होंगे। ये बात भी सही है। लोकसभा किसी मामले की जांच सीबीआई द्वारा करवा सकते हैं। लोकपाल किसी भी मामले की जांच सीबीआई द्वारा करवा सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के मुख्य बिंदु निम्न है भाई। फर्स्ट है भाई, ये केंद्र में लोकपाल की स्थापना करना चाहता है, राज्यों में लोकायुक्त की। इस तरह यह राज्य और केंद्र के स्तर पर देश के लिए एक निगरानी तथा भ्रष्टाचार विरोधी रोडमैप प्रस्तुत करता है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, संसद सदस्य और ABC और O श्रेणी के अफसर तथा केंद्र सरकार के अफसर आते हैं। लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें से 50% सदस्य न्यायिक सेवा के होंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के बीच होंगे। एक चयन समिति जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश और कोई प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता जो राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के 4 सदस्यों की अनुशंसा पर नामित होंगे, वे सब लोकपाल के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों का चयन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। एक सर्च समिति, चयन समिति, सर्च कमेटी या सिलेक्शन कमेटी की मदद करेगी। सदस्यों के चयन में सर्च समिति 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के वर्ग से आते हैं। क्लियर? प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है, लेकिन बहुत सारे विषयों में वे लोकपाल से परे हैं। उनके खिलाफ आरोप के निपटारे के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लोकपाल के दायरे अधिकार क्षेत्र में वे सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारी
हैं ग्रुप ए बी सी डी अधिकारियों सहित। केंद्रीय सतर्कता आयोग को लोकपाल द्वारा शिकायत भेजे जाने पर सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग ग्रुप ए और बी अधिकारियों से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिक जांच के बाद वापस लोकपाल के पास भेज देता है। आगे की कार्यवाही के लिए ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के मामले में सतर्कता आयोग अपने ही शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेगा। वे केंद्रीय सतर्कता आयोग एक्ट के तहत ऐसा करेगा। वह अपनी रिपोर्ट वह लोकपाल को भेजेगा जो उसकी समीक्षा करेगा। लोकपाल को यह अधिकार होगा कि लोकपाल द्वारा प्रेषित मामलों पर वह किसी भी जांच एजेंसी पर अधीक्षण व दिशा निर्देश करे, सीबीआई पर भी। अतः थर्ड स्टेटमेंट सही है। एक उच्च स्तरीय समिति जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे वह केंद्रीय जांच ब्यूरो के चुनाव के लिए अनुशंसा करेंगे। इनमें वे प्रावधान शामिल हैं जो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा अष्ट तरीकों से प्राप्त की गई संपत्ति को जब्त करेंगे, तब भी जबकि अभियोजन की प्रक्रिया बाकी हो। उनमें समय सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। प्रारंभिक जांच के लिए यह 3 माह है जो 3 माह और बढ़ाया जा सकता है। विधिवत जांच के लिए ये 6 माह है जो कि एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। मुकदमे की समय सीमा 1 साल है जो कि 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। यह मुकदमा विशेष अदालत गठित कर चलाया जाना चाहिए। यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम प्रिवेंट ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अधिनियम दंड 7 साल से बढ़कर 10 साल करता है। इस एक्ट के खंड 7, 8, 9 और 12 के तहत न्यूनतम दंड 3 वर्ष होगा। खंड 12 के अंतर्गत प्रयास करने के लिए दंड कम से कम 2 साल रहेगा। जिन संस्थाओं का सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तीयन होता है वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन जिन संस्थाओं का सरकार वित्तीय सहायता देती है वे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। यह ईमानदार और निडर सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। लोकपाल को यह विधिक अधिकार दिया गया है कि वह सरकार या किसी समर्थ अधिकारी की जगह खुद सरकारी कर्मचारी के अभियोजन की अनुमति दे। यह ऐसे कई प्रावधानों से युक्त हैं जो केंद्रीय जांच ब्यूरो को सशक्त बनाते हैं, जैसे कि एक अभियोजन निदेशक मंडल का गठन जिनके शीर्ष पर अभियोजन निदेशक हो और सब केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्ण नियंत्रण में हो। केंद्र सतर्कता आयोग के अनुशंसा पर अभियोजन निदेशक की नियुक्ति सरकारी वकीलों से इतर अन्य वकीलों के लिए एक पैनल बनाना जो लोकपाल की सहमति से लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की जांच करे। लोकपाल के अनुमोदन से लोकपाल द्वारा भेजे गए केस की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों का स्थानांतरण। लोकपाल द्वारा प्रेषित केसों की जांच के लिए आयोग को पर्याप्त राशि फंड की व्यवस्था। सभी इकाइयों जिन्हें विदेशों से दान में पैसा मिलता है और नो FCRA यानी विदेशी अनुदान नियमन एक्ट के तहत 10 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज़्यादा अनुदान पाते हैं, वे लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अधीन कर दिए गए हैं। इस एक्ट के लागू होने की तिथि से लेकर 365 दिनों की अवधि के भीतर राज्य विधायिका द्वारा कानून पारित कर लोकायुक्त गठित करने का अधिकार प्राप्त है। अतः यह एक्ट राज्यों को यह आज़ादी देता है कि उनके यहाँ लोकायुक्त की संरचना कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है भाई? तो भाई वे संस्थाएं जो सरकार द्वारा पूर्णतः अंशतः वित्तीयन होता है वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। बात बिल्कुल सही है। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच से होंगे, ये बात भी सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज शिकायत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत शामिल अपराध से संबंधित होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट भी सही है। इस क्षेत्राधिकार में 5 लाख रुपए से अधिक या विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले किसी भी दृष्ट व निकाय को सम्मिलित किया गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। सभी इकाइयाँ जिन्हें विदेशों के दान से पैसा मिलता है जो FCRA यानी विदेशी अनुदान नियमन एक्ट के तहत 10 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज़्यादा अनुदान पाते हैं वो लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अधीन कर दिए गए हैं। तो स्टेटमेंट डी गलत है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है भाई विविध, मतलब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड हैं जो भी प्री के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। तो फिर इसके बाद अपना एम लक्ष्मीकांत की क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हो जाती है। तो पहले इसको पढ़ ही लेते हैं भाई, क्वेश्चंस कर लेते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण
NIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NIA गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करता है। बात बिल्कुल सही है। यह साइबर आतंकवाद व विस्फोट सामग्री संबंधी मामलों की जांच कर सकता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। यह सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय के गठन की अनुमति देता है। ये स्टेटमेंट भी आई थिंक सही है। तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं यार, तीनों स्टेटमेंट सही हैं इसके। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA एक वैधानिक इकाई है जो एक गृह मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत काम करती है। NIA आतंकी मामलों जैसे बम विस्फोट, विमान जहाज़ों का बलायन, परमाणु संयंत्रों पर हमले व नरसंहार के शस्त्रों का उपयोग शामिल है की जांच करने के लिए अधिकृत और शक्तिमत है। 2019 में NIA का अधिकार क्षेत्र विस्तारित किया गया। परिणाम स्वरूप अब NIA मानव तस्करी, नकली मुद्रा अथवा बैंक नोट निषिद्ध अधिकारियों का निर्माण एवं बिक्री, साइबर आतंकवाद तथा विस्फोट सामग्री संबंधी मामलों की जांच भी कर सकता है। अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार NIA अधिनियम 2008 की धारा 11 और 22 के तहत एक या अधिक से विशेष न्यायालयों का गठन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण NDMA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। बात गलत है। NDMA अपनी समस्त गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। बात बिल्कुल सही है। NDMA की स्थापना 2005 में भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई। तत्पश्चात NDMA को 2006 में अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। NDMA एक अध्यक्ष और अधिकतम 9 सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। सदस्यगण अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष नामित करता है। उपाध्यक्ष का दर्जा एक कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, जबकि अन्य सदस्यों का राज्य मंत्री के समकक्ष। NDMA अपनी समस्त गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों में रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, भारत के संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उल्लेख है? तो भाई सहकारी समितियां तो काफ़ी जगह फैली हुई हैं। तो भाग 3 में भी, भाग 4 में भी, भाग 9 के ख में भी। तो 1, 2, 3 तीनों आंसर हैं इसके। देखो 2011 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों की संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। इस सिलसिले में इस विधेयक ने संविधान के निम्नलिखित 3 बदलाव किए। इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, अर्थात आर्टिकल 19 में डाला और भाग 3 में आ गया। तो ये सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इनमें एक नए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया। अतः वो कौन सा आर्टिकल है भाई? आर्टिकल 43B। तो ये भाग 4 में भी आ गई। और इसने संविधान में एक नया खंड 9th B जोड़ा जिसका नाम सहकारी समितियां आर्टिकल 243 ZH से 243 ZT तक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु उपरोक्त में से किनको सरकार ने क्लासिक भाषाएं घोषित किया गया है? तो सरकार ने क्लासिक भाषाएं भाई गुजराती को नहीं किया है, कन्नड़ और तेलुगु को किया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। 2004 में भारत सरकार ने एक नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषाएं बनाने का फैसला लिया। 2006 में इसमें शास्त्रीय भाषाएं का दर्जा देने के मानदंड तय किए। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिल चुका है। भाषा कौन कौन सी है भाई? तमिल, घोषणा वर्ष क्या है? 2004। संस्कृत को 2005, तेलुगु को 2008, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, या संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, या फिर राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, या फिर लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण? तो इसमें आंसर आएगा लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। भारत में नौकरशाही स्थायी कार्यकारी है जो एक लोक नीति का कार्यान्वित करने का कार्य करती है।
एक अच्छी नौकरशाही के कुछ मूलभूत सिद्धांत राजनीतिक तटस्थता, निर्णय लेने में निष्पक्षता, सहानुभूति और समानता आदि हैं। भाई पूछा जाता है ना इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन, यही तो बोलता है फिर जवाब। नौकर साहब निर्वाचित अधिकारियों द्वारा बनाए गए कानूनों पर विचार करने और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सहकारी नीति पर कार्य करते हैं। ये सरकार की कार्यकारी शाखा के स्थायी पेशेवर कर्मचारी सदस्य हैं। इन व्यक्तियों की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकारी एजेंसियों के संचालन में सहायता करना है, हालांकि वे मंत्रालयों को रिपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संघ और राज्यों को वैधानिक व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। बात बिल्कुल सही है। समुद्र के निकट के राज्य सागर खंड या महाद्वीपीय निमग्न भूमि व अन्य मूल्यवान चीज़ों पर अपने अधिकार क्षेत्र का दावा कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। संविधान के भाग 13 के आर्टिकल 294 से 300 केंद्र व राज्यों की संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाधाएं और वाद से संबंधित है। इस संबंध में संविधान ने केंद्र व राज्यों को वैधानिक व्यक्ति की तरह बनाया है, अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 297 में उपबंधित किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि या अनन्य आर्थिक क्षेत्रों में समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीज़ें संघ में निहित होंगी, अतः समुद्र के निकट के राज्य इन पर अपने अधिकार क्षेत्र का दावा नहीं कर सकते हैं, अतः सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए दशाएं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है। भाई किसी दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, किसी दल को लोकसभा व विधानसभा के आम चुनावों के 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मत का 6% मत प्राप्त हो तथा उसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता हो। कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। तो भाई उपरोक्त में से कोई भी नहीं गलत है। भाई वर्तमान में 2019 में एक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वह निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करता है। भाई यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है। कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई कौन से सही है ये बताना है। पहली लोकसभा के विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। ये बात तो गलत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर 2 फिर थर्ड क्या है भाई, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। ये स्टेटमेंट तो गलत है, ओनली सेकंड सही है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पहली लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी जिसके 16 सदस्य थे और कांग्रेस के 489 में से 364 थे। भाई उसके बाद कथन सेकंड सही है क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी परंतु सांविधिक मान्यता 1977 में दी गई थी। थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष ऐसे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष में मान्यता दी जाती है जिसने सदन की कुल सीटों का कम से कम 10वें हिस्से पर विजय हासिल की हो। वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करता है और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है। दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी और वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार होते हैं। विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि संसदीय संविधि में है। विपक्ष का नेता संसद अधिनियम 1977 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्तों के लिए प्रदान किया गया एक वैधानिक कार्यालय है। अधिनियम में 2 बातें
स्पष्ट हैं भाई। फर्स्ट है भाई, सरकार के विपक्ष में जिस दल के पास सबसे अधिक संख्या होती है उसका नेता विपक्ष का नेता बन जाता है। अध्यक्ष को उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है। यह अधिनियम की किसी पार्टी के पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए ताकि अध्यक्ष किसी विपक्ष के नेता के रूप में पहचान सके। इस अधिनियम का हिस्सा नहीं है। यह नियम पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने कहा था कि मुख्य विपक्षी दल की संख्या कोरम के बराबर होनी चाहिए, यानी कुल संख्या का 10%। स्वतंत्र पार्टी 1959 से 1974 तक अस्तित्व में थी। इसकी स्थापना सी राजगोपालाचारी ने जवाहरलाल नेहरू प्रभुत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते समाजवादी व राज्यवादी दृष्टिकोण के जवाब में की थी। यह चौथी लोकसभा 1967 से 1971 में 44 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बनी थी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य हो किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया जाता है, जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्हस्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। मतदान के लिए उम्र 18 वर्ष, जबकि किसी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए भाई? 25 वर्ष। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सामान्यतः लोकसभा राज्यसभा से ही संसद सदस्यों की मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्रिपरिषद पर सुशोभित होता है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, निर्वाचन से अथवा नामांकन से, नहीं तो उसका मंत्री पद रद्द कर दिया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 8 में विभिन्न अपराधों तथा के संबंध में योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। किसी व्यक्ति को अपराध एवं भ्रष्ट आचरण के आधार पर निर्हरता, कोई व्यक्ति किसी न्यायालय या चुनाव अधिकरण द्वारा निर्वाचन अनियमितताओं या चुनाव में भ्रष्टाचार का दोष सिद्ध किया गया हो, उसे किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्ष से अधिक की कैद की सजा दी गई हो, उसने कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय के अंदर अपना चुनाव खर्च का विवरण जमा न किया हो, वह सरकारी सेवा में भ्रष्टाचार व अविश्वसनीयता के कारण पदमुक्त किया गया हो, वह किसी ऐसे निगम का निदेशक और व्यवस्थापक या अभिकर्ता न हो जिसमें सरकार की वित्तीय भागीदारी हो या लाभ का पद धारण किया हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। ये कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। ये बात तो गलत है। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ सेकंड सही है इसके अकॉर्डिंग। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन एक्ट क्या कहता है भाई? एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। इसमें दल बदल को प्रतिबिंबित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों एवं विधायकों को एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान किया गया। इस संशोधन के द्वारा यदि किसी दल का निर्वाचित सांसद या विधायक दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। किसी सदन का नाम निर्दिष्ट सदस्य उस सदन की सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा जब वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। दल परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यता मामले से संबंधित प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने के लिए कानून पीठासीन अधिकारी के लिए समय अवधि निर्दिष्ट नहीं करता है। यह देखते हुए कि पीठासीन अधिकारी द्वारा मामले पर निर्णय लेने के बाद ही अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। अयोग्यता की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के पास इस निर्णय के लिए इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अतः सेकंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए
राष्ट्रीय फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, बात बिल्कुल सही है। सामाजिक हिंसा से प्रभावित बच्चों को उनकी देखभाल, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन NFCH की स्थापना 1992 में की गई थी। गृह मंत्रालय के अधीन यह एक स्वायत्त निकाय है। यह सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा व राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। NFCH की गतिविधियाँ, भाई ये क्या है इसकी गतिविधियाँ? सामाजिक हिंसा से प्रभावित बच्चों को उनकी देखभाल, शिक्षा एवं प्रशिक्षण जिससे कि उनका पुनर्वास किया जा सके के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, अपने स्तर पर अथवा शिक्षा संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के सहयोग से ऐसी गतिविधियां आयोजित कराना जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले, अध्ययन संचालित करना तथा संस्थाओं व अध्येताओं को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, सांप्रदायिक सौहार्द तथा राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान करना, राज्य सरकारों व संघीय क्षेत्रों में प्रशासकों व औद्योगिक वाणिज्यिक संगठनों व गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य को संलग्न कर फाउंडेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाना। इस विषय पर सूचना सेवा प्रदान करना तथा मोनोग्राफ एवं पुस्तकों का प्रकाशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, भारत की विदेश नीति के संबंधित गुजराल सिद्धांत किस बात की वकालत करता है? तो भाई ये किसकी वकालत करता है? किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। सभी दक्षिण देशों को अपने विवाद शांतिपूर्ण संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्ताओं के माध्यम से हल करना चाहिए, ये स्टेटमेंट तो पता नहीं। किसी देश के क्षेत्र को दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देना, ये बात तो सही है। नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान व श्रीलंका के साथ भारत को पारस्परिकता की उपेक्षा नहीं करके बल्कि भारत यह सब नेक नियति से वह सब कुछ प्रदान करना चाहिए जो भारत कर सकता है। तो इसमें स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत है। देखते हैं, गुजराल सिद्धांत भारत की विदेश नीति का एक मील का पत्थर है। इसका प्रतिपादन 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री SD देवगौड़ा सरकार के विदेश मंत्री I.K. गुजराल ने किया था। इसके 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं भाई, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ भारत को पारस्परिकता की अपेक्षा नहीं करके इन्हें नेक नियति से वह सब कुछ प्रदान करना चाहिए जो कि भारत कर सकता है। किसी भी दक्षिण एशियाई क्षेत्र के किसी अन्य देश में हितों के खिलाफ अपनी भूमि का उपयोग नहीं करने देना चाहिए। किसी भी देश को दूसरे देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से हल करना चाहिए। सभी दक्षिण देशों को अपने विवादों शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से हल करना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन से सही हैं। तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के संबंध में देखना है भाई, ये परमाणु अस्त्रों के उपयोग के लिए अधिकृत कर सकती है, बात बिल्कुल सही है। इसके कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसके। भारत ने 2003 में परमाणु सिद्धांत का अंगीकार किया। भारत ने परमाणु हथियारों के नो फर्स्ट यूज NFU के सिद्धांत की घोषणा की थी। परमाणुविक प्रत्युत्तर आक्रमण के लिए सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व ही अधिकृत होगा, जिसके नियंत्रण में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होगी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत एक राजनीतिक परिषद तथा एक कार्यकारी परिषद होती है। राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यही वह निकाय है जो परमाणु अस्त्रों के उपयोग के लिए अधिकृत कर सकती है। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। यह न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को निर्णय लेने के लिए जरूरी सूचनाएं प्रदान करती हैं तथा राजनीतिक परिषद द्वारा किए गए निर्देशों को कार्यान्वित करती हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, राष्ट्रीय संविधान प्रकार्य समीक्षा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आयोग के अध्यक्ष MN वेंकटाचलय थे, ये बात बिल्कुल सही है।
आयोग का काम केवल संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना था, ये बात भी सही है। आयोग को संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, ये बात बिल्कुल गलत है। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना वर्ष 2000 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी, अतः थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इस आयोग के अध्यक्ष M.N. वेंकटाचलय थे और ये स्टेटमेंट सही है। आयोग का काम केवल संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना है, अतः सेकंड स्टेटमेंट भी इसमें सही है, ठीक है, बट थर्ड स्टेटमेंट इसका गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है, बात बिल्कुल सही है। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के 3 सूचियों के विषयों पर विधि बना सकती है, ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत आर्टिकल 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध है। यद्यपि सभी केंद्र शासित प्रदेश एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन उनकी प्रशासनिक पद्धति में समानता नहीं है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है, जो एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट या विक्रेता होता है, न कि राज्यपाल की तरह राज्य प्रमुख। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 सूचियां, राज्य के विषयों पर विधि बना सकती है। संसद इसी शक्ति का विस्तार पांडिचेरी, दिल्ली व जम्मू एवं कश्मीर तक है, जबकि इनकी अपनी विधायिकाएं हैं। इनका अभिप्राय है कि किसी केंद्र शासित राज्य की अपनी विधायिका होने के बावजूद राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायिका शक्ति खत्म नहीं होती है, परंतु पांडिचेरी विधानसभा राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। इस तरह दिल्ली भी राज्य सूची, लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि को छोड़कर वह संवर्ती सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। तो ये हो गया अपना पिलर नंबर 6 भी कंप्लीट और साथ में पूरी की पूरी M. लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, इसका एक टेस्ट पेपर लगाना है और जैसे ही इसका टेस्ट पेपर कंप्लीट होगा तो ये पूरी तरीके से पेटी पैक हो चुकी है M. लक्ष्मीकांत। इसको बार बार से पढ़ना, रट के जाना, घोट के पी जाना, और बाकी अपन फिर उसके बाद इनके पेपर्स तो लगाते रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।